आज के हिंदुस्तान की सियासत में एक चाय वाले की सुर्खियां क्या मायने रखती हैं ये तो आप सभी जानते हैं, मगर आपकी जानकारी के लिए बता दूं 1952 यानी देश के पहले लोकसभा चुनावों के भीतर भी एक चाय वाले ने हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया भर में सुर्खियां बटोर ली थी। इस चाय वाले का नाम था चिरऊ महाराज। चिरऊ महाराज जो ये शंखनाद था बीते 50,000 सालों की मानवीय सभ्यता के इतिहास के सबसे बड़े सत्ता चयन का, यानी सबसे बड़े चुनावों का। मगर ये इतना सरल नहीं था, ये इतना आसान नहीं था। सबसे पहली जिम्मेदारी तो यही थी कि उन लोगों को चयनित किया जाए जो लोग सत्ता का चयन करेंगे। अब हिमालय के उत्तुंग शिखरों से लेकर हिंद महासागर की लहरों के बीच बसे हुए स्वराज द्वीप तलक पसरे इस विस्तृत भूभाग पर पसरी हुई जनसंख्या को एक कतार में कतारबद्ध करना अपने आप बड़ा मुश्किल काम था। चूंकि तब कंप्यूटर तो थे नहीं, ना तकनीक थी, ना संचार के साधन थे, ना परिवहन के ही साधन थे, तो दूर दूर बसे हुए गांव की मेड़ पगडंडियों को पार कर घरों के किवाड़ खटखटाना अपने आप में कितना दुरूह रहा होगा आप इसकी कल्पना भर ही कर सकते हैं। और गांव तो पहाड़ पे भी बसे थे, नदियों के बीच भी बसे थे, समंदर के बीच बसे द्वीपों पे भी थे, रेगिस्तान के तपते सहराओं में भी थे। तो कहीं हाथी पे चढ़ के आदमी वोटर लिस्ट बनाने जा रहा है, तो कहीं नाव पे बैठ के जा रहा है, कहीं दसियों किलोमीटर जंगल में सफर करके जाना पड़ रहा है, कहीं पहाड़ों को पार कर जाना पड़ रहा है। तो सबसे पहले तो इतनी विषम परिस्थितियों में इतने दुरूह कार्य को तय समय सीमा के भीतर संकल्पित रूप से साकार कर देने वाले उन कार्यकर्ताओं को मेरा कोटि कोटि नमन, जिन्होंने कितनी मेहनत की होगी आप इसकी कल्पना ही कर सकते हैं। मगर मत सूची तैयार करने में महज परिवहन के साधनों की कमी ही समस्या नहीं थी, कई अजीबोगरीब समस्याएं सामने आ रही थी। जैसे एक समस्या जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था वो ये था कि तब देश में पुरुष प्रधानता की सीमा इतनी थी कि महिलाएं अपना नाम किसी और के सामने लेती ही नहीं थी। माने फलां की अम्मा, फलां की पत्नी, फलां की बेटी, ऐसे नाम बताती थी। और घर के पुरुष अपने घर की बहन बेटी का नाम किसी और को क्यों बताएं, ये सोचकर मत सूची में अपने घर की महिलाओं का नाम डलवाते ही नहीं थे। मजबूरन उन कार्यकर्ताओं को रामफेर की पत्नी, फलां की दुल्हन, फलां की बेटी, ऐसे ही करके मत सूची तैयार कर लेनी पड़ती थी। भाई कम से कम उस सदस्य का नाम तो अंकित रहेगा ही। मगर कार्यकर्ताओं की समूची मेहनत पर पानी तो तब फिरा जब तत्कालीन चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन के पास यह मत सूची गई और वो सूची को खंगालते हुए जब नामों को चेक कर रहे थे तो अचानक उनकी नजर इन अजीबोगरीब नामों पर पड़ी। तत्काल मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन की ओर से यह निर्देश जारी किया गया कि किसी भी तरह से जब तक महिला का नाम न मालूम चल जाए तब तक मत सूची में उस महिला का नाम नहीं अंकित किया जाएगा। भलभी से महिलाओं की सूची इस बार कम ही क्यों ना बने। बताया जाता है उस दौर में तकरीबन 28 लाख महिलाओं के नाम मत सूची से निकाल दिए गए थे, सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से कि उनके खुद के नाम उसमें थे ही नहीं। आखिरकार 6 महीनों के अभूतपूर्व प्रयास के बाद इन 16,500 से ज्यादा कर्मवीरों ने 1732 लाख सदस्यों की एक सूची तैयार कर ली। यह अपने आप में दुनिया की सबसे बड़ी सूची थी, 1732 लाख सदस्यों की सूची। अब असंभव को संभव बनाने की ओर पहला कदम बढ़ा दिया गया था, यानी वो सदस्य तैयार हो गए थे जो सत्ता का चयन करने वाले थे। मगर अब समस्या ये थी कि सत्ता का चयन करेंगे कैसे, सरकार का चुनाव करेंगे कैसे। चूंकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं उस दौर में हिंदुस्तान में साक्षरता दर महज 12-13% के करीब थी, यानी हर 10 में से करीब एक ही आदमी ऐसा होता था जो पढ़ना लिखना जानता था, बाकी 9 लोगों को पढ़ना लिखना आता ही नहीं था। अब जब पढ़ना लिखना ही नहीं आएगा तो किस प्रत्याशी को वोट देना है ये जानेंगे कैसे, वहां पढ़ेंगे कैसे कि ये फला प्रत्याशी है या फला पार्टी है, कैसे समझेंगे कि हम किसे वोट दे रहे हैं। समस्या इतनी विकराल थी कि तत्कालीन प्रधानमंत्री से लेकर देश के मंत्रिमंडल की बैठकें चुनाव आयुक्त के साथ होने लगी और कई दौर की बैठकों के बाद एक प्रारूप निकलकर सामने आता है जिसके अनुसार हर पोलिंग बूथ पर अलग अलग रंगों की मतपेटिकाएं रखी जाएंगी, यानी लोहे के छोटे छोटे बक्से रखे जाएंगे। हर राजनीतिक दल को उसका रंग दे दिया जाएगा। जैसे कांग्रेस की मतपेटिका सफेद रंग की होगी, कम्युनिस्ट पार्टी की मतपेटिका लाल रंग की होगी, हिंदू महासभा की मतपेटिका केसरिया रंग की होगी। अब मतदाता सूची में चयनित सदस्य पोलिंग बूथ पर पहुंचेंगे, उन्हें एक मतपत्र दे दिया जाएगा, यानी एक पर्ची जो उनका वोट होगा।
अब वो जाकर जिस रंग की मतपेटिका में वो पत्र डाल देंगे, उनका वोट उसी पार्टी को मिल जाएगा। मगर अब एक और समस्या सामने मुंह खड़ी हो गई। इतनी सारी मतपेटिकाएं कहां से लाई जाएं? तो सरकार के द्वारा करीब 2 करोड़ 15 लाख से ज्यादा लोहे की मतपेटिकाओं को बनाने का ऑर्डर दिया गया, जिसमें करीब करीब 9,260 टन से ज्यादा इस्पात काम में लाया गया, जिसके बाद 2.25 करोड़ मतपेटिकाओं को अलग अलग पोलिंग बूथों तक पहुंचाया गया। मगर अब 2 करोड़ 15 लाख से ज्यादा लोहे की मतपेटिकाओं को देश के भीतर रखा कहां जाएगा? पोलिंग बूथ कहां कहां बनेंगे? इसको लेकर जद्दोजहद शुरू हुई तो देश के भीतर अलग अलग जगहों पर बने हुए स्कूलों, डाकखानों, पुलिस थानों या बड़े प्रभावशाली लोगों के घरों, उनकी कोठियों को ही पोलिंग बूथ में तब्दील कराया गया और इस तरह देश में कुल 22,400 से ज्यादा पोलिंग बूथ बनकर तैयार हुए। मगर समस्या यहीं तो समाप्त होने वाली नहीं थी। अलग अलग जगह पर पोलिंग बूथ तो निर्धारित कर दिए गए थे, मगर अब वहां तक इन लोहे की बड़ी बड़ी मतपेटिकाओं को लेकर पहुंचाया कैसे जाए? तो फिर वही प्रक्रम शुरू हुआ। हाथियों की पीठ पर, घोड़ों की पीठ पर, बैलगाड़ियों पर लाद के, नावों पर रखकर मतपेटिकाओं को पहाड़ों से लेकर नदियों के टापुओं तक पहुंचाया गया और आखिरकार 4-5 महीनों के भीतर भीतर इन 22,400 से ज्यादा निर्धारित पोलिंग बूथों पर इन 2.25 करोड़ मतपेटिकाओं को पहुंचा दिया गया। मगर अब पोलिंग बूथ पर मतपेटिका पहुंच तो गई, मगर रात में कोई चुरा ले गया तो इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? यानी अब सामने आई इस बाबत तीसरी बड़ी समस्या, पोलिंग बूथों की सुरक्षा व्यवस्था। इसको लेकर देश के प्रधानमंत्री के साथ विचार विमर्श किया गया, जिसके बाद देश भर के भीतर एक आदेश पारित हुआ कि हर पोलिंग बूथ पर कम से कम 4 पुलिस वालों की तैनाती की जाएगी, कम से कम 4। और इस तरह पूरे देश के भीतर करीब 2,24,000 से ज्यादा पुलिस वालों की तैनाती की गई। मगर अब सिर्फ लोहे की मतपेटिकाओं से ही तो चुनाव कराया नहीं जाएगा, उन मतपेटिकाओं में डालने के लिए मतपत्र भी तो छपने चाहिए। तो पूरे देश के भीतर कुल 62 करोड़ से ज्यादा मतपत्र छपवाए गए। 62 करोड़ से ज्यादा पर्चियां इन 22,400 पोलिंग बूथों में रखे 2.25 करोड़ से ज्यादा लोहे के बक्सों में पहुंचने के लिए तैयार हो चुकी थी। मगर इन मतपेटिकाओं में मतपत्र डलवाएगा कौन? आने वाले लोगों की गिनती कौन करेगा? उनके नाम कौन नोट करेगा? तो हर पोलिंग बूथ पर कम से कम 5 क्लर्क यानी 5 बाबुओं की व्यवस्था भी की गई और इस तरह पूरे देश के 22,400 पोलिंग बूथों पर करीब 2.25 लाख बाबुओं की तैनाती की गई। मगर अब सिर्फ बाबुओं की तैनाती से तो काम होगा नहीं। इन बाबुओं को, पुलिस वालों को नियंत्रित करने वाला कोई नियंत्रक भी तो होना चाहिए। तो पूरे देश के भीतर इन 22,400 पोलिंग बूथों कुल 56,000 से ज्यादा प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की तैनाती की गई। मगर अभी यह प्रक्रम पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि जब मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन ने प्रधानमंत्री के साथ बैठक की और बैठक में इन तमाम तैयारियों का ब्यौरा नेहरू के सामने परोसा, तो नेहरू ने तत्काल सुकुमार सेन से एक सवाल दागा कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि एक ही व्यक्ति एक पोलिंग बूथ पर अपना मत अलग दे दे और फिर दूसरे पोलिंग बूथ पर जाकर दोबारा अपना मत दे दे। इसके लिए क्या व्यवस्था बनाई जाए? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ चर्चा करने के बाद देश के वैज्ञानिकों से संपर्क साधा और वैज्ञानिकों से अपनी यह समस्या कह सुनाई। तो देश के वैज्ञानिकों ने भी देश के इस सबसे बड़े सपने को साकार करने में अपनी एक आहुति दी। वैज्ञानिकों ने प्रधानमंत्री को आश्वस्त किया कि वो एक ऐसी स्याही बनाएंगे जिसे उंगली पर लगाते ही वो उंगली की त्वचा से इस कदर चिपकेगी कि आने वाले 7-8 दिनों तक वो स्याही त्वचा से छूटेगी ही नहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के आम चुनावों से ठीक पहले देश के चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन के साथ मिलकर एक योजना पर काम करना शुरू किया, जिससे जनता को चुनाव में भाग लेना आ जाए। और इसी योजना के तहत सितंबर 1951 में पूरे देश के भीतर एक फर्जी आम चुनाव कराई गई। मतलब पूरी प्रक्रिया बिल्कुल वैसी रखी गई। जनता को यही सूचित किया गया कि यह चुनाव ही हो रहा है, ताकि जनता पूरी गंभीरता के साथ उसमें हिस्सा ले। बिल्कुल वैसा ही माहौल बनाया गया जैसे देश में एक आम चुनाव हो रहा हो, मगर असल में वो चुनाव नहीं थे, महज एक रिहर्सल थी जिससे समूचे देश को चुनाव में भाग लेना आ जाए। यकीनन ये कारगर तरीका था देश की जनता को चुनाव के बारे में समझाने के लिए। मगर इससे भी दिलचस्प विचार, नहीं इसे विचार नहीं कहेंगे, आइडिया ही कहेंगे, आया था देश के तत्कालीन मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन के जहन में।
जब देश के भीतर ये फर्जी चुनाव चल रहे थे ना, तब सुकुमार सेन ने कुछ कैमरामैन की सहायता से देश के अलग अलग हिस्सों में जारी इन चुनावों की तस्वीरें खिंचवाई, उसके वीडियोस बनवाए और फिर उन तस्वीरों और वीडियोस की मदद से एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, जिस डॉक्यूमेंट्री को देश भर के सिनेमा घरों में रिलीज किया गया एक फिल्म की तरह। और साथ ही साथ उस डॉक्यूमेंट्री की रील्स अलग अलग पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी सुपुर्द की गई, जिससे वो गांव, गली, नुक्कड़, चौक, चौराहों पर पर्दा लगा के चुनाव की वो फिल्म चलाएं, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक चुनाव में भाग लेने का तरीका पहुंचे, लोगों के मन में चुनाव में भाग लेने की इच्छा पैदा हो। और सुकुमार सेन का यह आइडिया जबरदस्त तरीके से काम किया। देश के भीतर वो फिल्म भी हिट हुई, सिनेमा घरों में उस फिल्म को देखने के लिए लोगों की भीड़ भी जमा हुई और गांव, गली, नुक्कड़, चौक, चौराहों पर लगने वाले पर्दे पर तो लोगों ने देखी ही देखी। फिर पूरे देश को 401 अलग अलग संसदीय क्षेत्रों में विभाजित किया गया, जिनके लिए कुल 489 लोकसभा सीटों का प्रावधान किया गया। अब आपके जहन में सवाल आया होगा, अगर संसदीय क्षेत्र 401 ही हैं तो संसदीय सीट 489 कैसे? दरअसल 1952 और 1957 यानी देश के शुरुआती 2 लोकसभा चुनावों के भीतर कई ऐसी सीटें बनाई गई थी जिन सीटों पर एक नहीं 2 उम्मीदवारों के चयनित होने की व्यवस्था की गई थी, एक सामान्य श्रेणी से, एक आरक्षित श्रेणी से, और हर व्यक्ति को 2 दफा वोट करने का अवसर भी मिलता था। यानी आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों की कतार अलग होती थी, जिनमें से किसी एक को चुनना होता था, और सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों की कतार अलग होती थी, जिनमें से किसी एक को चुनना होता था, हर मतदाता को। यही नहीं, देश का एक संसदीय क्षेत्र तो ऐसा भी था जहां 2 नहीं 3 उम्मीदवारों के चयनित होने की व्यवस्था थी। यह संसदीय क्षेत्र था नॉर्थ बंगाल। और आखिरकार वो तारीख भी आई जब भारत के भाग्य विधाता ने अपना भाग्य अपने ही हाथों रचा। सुबह के करीब 7 बजे थे और हिमाचल प्रदेश की चीनी तहसील के कल्पा गांव के कल्पा प्राथमिक विद्यालय में बने पोलिंग बूथ के एक कमरे के भीतर इसी कल्पा प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाने वाले अध्यापक श्याम चरण नेगी दस्तक देते हैं और सामने बैठे अधिकारियों से कहते हैं, जी मुझे वोट डालना है। अधिकारी मुस्कुराते हुए उनका स्वागत करते हैं, उनका नाम नोट करते हैं, उंगली पर वैज्ञानिकों के द्वारा बनाई गई वो स्याही लगाते हैं, हाथ में वो मत पर्ची देते हैं और फिर सामने अलग अलग रंगों की लोहे की मतपेटिका की ओर इशारा कर वोट देने का अनुरोध करते हैं। जिसके बाद श्याम शरण नेगी हाथ में वो मत पर्ची पकड़कर लोहे की मतपेटिकाओं के करीब जाकर अपने मत का प्रयोग करते हैं और जब कक्ष से बाहर निकल रहे होते हैं तभी अधिकारी पीछे से उन्हें आवाज लगाते हैं और कहते हैं, शुभकामनाएं, आप आज के हमारे मतदान केंद्र के पहले मतदाता हैं। श्यामचरण नेगी को इस बाबत खुशी हुई कि इस पोलिंग बूथ के वो पहले मतदाता हैं, मगर शाम होते होते तो खुशी 1000 लाख करोड़ गुना बढ़ चुकी थी, क्योंकि रेडियो पर उनका नाम गूंजा था। उस रोज सुबह 7 बजे सिर्फ कल्पा प्राथमिक विद्यालय के पोलिंग बूथ पर वोट डालने वाले पहले शख्स नहीं बने थे श्यामचरण नेगी, समूचे हिंदुस्तान के पहले मतदाता बने थे श्यामचरण नेगी। खैर, शंखनाद हो चुका था देश के लोकसभा चुनावों का, मगर अभी इस कारवां को बहुत आगे तलक जाना था, क्योंकि यह चुनाव 68 चरणों में संपादित किया जाना था। अक्टूबर 1951 से शुरू होकर चुनावों का यह कारवां फरवरी 1952 तक जा पहुंचता है। इन चुनावों के भीतर पंडित जवाहरलाल नेहरू जौनपुर वेस्ट और इलाहाबाद ईस्ट, यानी आज जिसे हम फूलपुर लोकसभा क्षेत्र के नाम से जानते हैं, उस सीट से चुनाव लड़ा। अब जाहिर सी बात है, जिस सीट से पंडित जवाहरलाल नेहरू चुनाव लड़ रहे हो उस सीट की चर्चा तो देश दुनिया के अखबारों में होगी। तो फूलपुर लोकसभा क्षेत्र अचानक से देश दुनिया की सुर्खियों में आ गया और इसी के साथ सुर्खियों में आ गया एक चाय वाला। जी हां, आज के हिंदुस्तान की सियासत में एक चाय वाले की सुर्खियां क्या मायने रखती हैं ये तो आप सभी जानते हैं, मगर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 1952 यानी देश के पहले लोकसभा चुनावों के भीतर भी एक चाय वाले ने हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया भर में सुर्खियां बटोर ली थी। इस चाय वाले का नाम था चिरऊ महाराज। चिरऊ महाराज जो जबलपुर बस स्टैंड पर चाय बेचा करता था। एक रोज इसी चिरऊ महाराज के चाय के ठीहे पे भगवा बाना पहने एक साधु महात्मा आकर खड़े हो गए। साधु महात्मा के पीछे उनके समर्थकों का समूचा रेला था।
तो इतनी सारी भीड़ अपने चाय के ठीहे पे देख चिरऊ महाराज की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तत्काल बाबा जी के चरणों में गिर पड़ा और बोला, बाबा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी वजह से हमारा व्यापार चल निकलेगा। मगर सामने खड़े बाबा जी को चाय का कप नहीं चाहिए था, चिरऊ महाराज साक्षात चाहिए थे। बोले, हमें तुम्हारे यहां से चाय नहीं लेनी है, तुम्हें ही लेना है। चिरऊ महाराज को समझ नहीं आया। तो बाबा जी ने कहा, चुनाव लड़ना चाहते हो? अब चिरऊ महाराज जो चाय की केतली से कप में चाय निकाल रहे थे, हाथ से चाय की केतली गिरते गिरते बची। बोले, जी लड़वा दोगे तो लड़ी जाएंगे, थोड़ा बहुत नाम ही हो जाएगा, वैसे लड़ना किसके खिलाफ है? सामने खड़े बाबा जी ने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ। सुनना था कि चिरऊ महाराज के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। बोले, नेहरू जी के खिलाफ? उनसे तो हम आज तक मुखातिब ना हुए हैं, उनके खिलाफ चुनाव कैसे लड़ लेंगे? सामने खड़े बाबा जी ने कहा, वो सारी जिम्मेदारी हमारी, तुम बस अपना नाम बताओ, देश दुनिया में खूब नाम होगा, खूब अखबारों में छपोगे। चिरऊ महाराज को लगा जब सामने खड़े बाबा जी उसे खुद लोकप्रियता झोली में भर के दे रहे हैं तो ठुकराना तो गलत बात है। चिरऊ महाराज ने हामी भर दी और सामने खड़े बाबा जी ने चिरऊ महाराज को चुनाव लड़वा दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ फूलपुर से। देखते ही देखते देश दुनिया के अखबारों में पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ जबलपुर बस अड्डे पे चाय बेचने वाले चिरऊ महाराज की तस्वीरें छपने लगी। अमेरिका हो या स्विट्जरलैंड, हर जगह चिरऊ महाराज की चर्चा थी कि एक चाय वाला नेहरू के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है। और उस चाय वाले को नेहरू के खिलाफ चुनाव लड़वाने वाले वो बाबा जी जानते हैं कौन थे? करपात्री जी महाराज, जो उन दिनों राम राज्य परिषद के जरिए नेहरू को सियासी चुनौती देने का मन बना रहे थे। तो नेहरू को प्रतीकात्मक रूप से चुनौती देने के लिए ही उन्होंने चिरऊ महाराज का चयन किया था। ये 1952 के देश के पहले चुनावों के रंग हैं, जो अपने आप में अनूठे हैं, अद्वितीय हैं। अब नतीजे तो हम आपको अभी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि नतीजों का इंतजार तो उन दिनों भी समूचा हिंदुस्तान महीनों करता रह गया था। क्योंकि चुनाव खत्म तो 21 फरवरी 1952 के ही रोज हो गए थे, मगर चुनावी नतीजों के लिए समूचे हिंदुस्तान को मई तलक का इंतजार करना पड़ा था। नतीजों के भीतर कुल 489 सीटों वाली देश की पहली लोकसभा में 364 सीटों का प्रचंडतम बहुमत हासिल कर कांग्रेस ने सरकार बना ली थी। कांग्रेस के बाद जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी थी वो थी सोशलिस्ट पार्टी, जिसने 16 सीटें अपने नाम की थी। 16। इसके बाद नंबर आता है कम्युनिस्ट पार्टी का 12 सीट, फिर कृषक मजदूर प्रजा पार्टी की 6 सीट, भारतीय जनसंघ की 3 सीट, हिंदू महासभा की 4 सीट, राम राज्य परिषद की 4 सीट। इन चुनावों के भीतर देश के कई जाने माने दिग्गज सियासतदारों की किस्मत भी दांव पे थी, जिनमें से अधिकांश की किस्मत ने उन्हें दगा ही दिया। इनमें सबसे बड़ा नाम था डॉक्टर BR अम्बेडकर का। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नॉर्थ बंबई सीट से चुनावी मैदान में थे और आपको जानकर आश्चर्य नहीं, यकीन नहीं होगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपनी लोकसभा सीट नहीं बचा पाए थे, खुद चुनाव हार गए थे। और यही हाल कमोबेश उन तमाम बड़े नेताओं का था जो कांग्रेस संगठन के भीतर अपना बड़ा रकबा रखते थे। फिर चाहे वो आचार्य नरेंद्र देव हो जो फैजाबाद से चुनाव हार गए थे, आचार्य JB कृपलानी हो जिन्होंने अपनी कृषक मजदूर प्रजा पार्टी तो बना ली थी मगर अपनी सीट नहीं बचा पाए थे, खुद अटल बिहारी वाजपेयी ही क्यों ना हो, देश का कोई बड़ा सियासतदार सिवाय नेहरू के लोकसभा के भीतर नहीं दाखिल हो पाया था। तो ये थी 1952 के यानी देश के पहले लोकसभा चुनावों की दास्तान। फिर मिलेंगे किसी नई दास्तान में किसी नए किरदार के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।